नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना से चीन बेहाल है, वहां के लोग हलकान हैं, लेकिन चीन अपने ईगो में, आत्म स्वाभिमान अलग बात होती है, लेकिन अपने ईगो में अब गीदड़ भभकी दे रहा है, पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। एक बड़ा सवाल कि जिस महामारी के कारण पूरी दुनिया की गति लगभग थमती रही है, आज वही कोरोना से अगर परेशान है चीन, तो फिर इस समस्या से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय से अनुरोध करना चाहिए। ये बात तो दूर रही, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक धमकी आई है, एक नाराजगी व्यक्त की गई है, जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो कुछ भी देश हमारे यहां से जाने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, अगर वो इसी तरीके से प्रतिबंध को जारी रखते हैं तो चीन इस पर कार्रवाई करने के लिए विवश होगा। और इसके साथ ही चीन ने कहा है कि प्रतिबंध पूरी तरह से अवैज्ञानिक है और अवैज्ञानिक सोच के साथ जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसका उद्देश्य चीन को टारगेट करना है और इस टारगेट के पीछे चीन की आर्थिक ताकत को एक बड़ी चुनौती देना है। सवाल यह है कि जो चीन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर ये स्वीकार करते हैं कि उनका देश कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है और आने वाले अप्रैल तक लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में वहां पर चीनी कोरोना वेरिएंट से लोग प्रभावित हो सकते हैं, वो इस महामारी के भयावहता को जानने के बावजूद भी जिस तरीके की गीदड़ भभकी या नाराजगी व्यक्त कर रहा है, वैश्विक समाज के साथ आगे बढ़ने की बजाय वो सिर्फ अपने अहंकार के तहत एक बड़ी चुनौती दे रहा है। और इस चुनौती को इसलिए ज्यादा तरजीह देने की जरूरत है, उस पर विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि इस पर प्रतिबंध अमेरिका, भारत सहित वो तमाम देश लगा चुके हैं जहां से चीन से आने वाले और जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। और ऐसे में अगर वो ये धमकी दे रहा है तो प्रकारांतर से इस धमकी का असर भारत पर भी पड़ेगा और भारत के लोगों को, भारत के सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए। एवी स्टार न्यूज आज इस मुद्दे पर चर्चा करेगा कि आखिर किस बिना पर इतनी बड़ी नाराजगी वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से, और वो सारी जानकारियां छिपाने के बावजूद, पूरी दुनिया के साथ सहयोग न करने के बावजूद, जब वैश्विक समाज चीन में होने वाली इस समस्या को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, तब चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से अगर जो कुछ भी कहा जा रहा है, इसके माने साफ हैं और ये इसका मतलब है कि चीन अपने साम्राज्यवादी सोच के तहत ऐसी धमकी पूरी दुनिया को देख रहा है जिसमें शायद अपने ताकत का, अपने आर्थिक ताकत का एहसास वो सबको कराना चाहता है। ये और बात है कि उसके जीडीपी का स्तर पिछले 3 सालों में जिस तरीके से उसका ग्राफ गिरा है, उससे या तो वो बेचैन है या परेशान है, और उसकी नाराजगी इस तरीके से जो व्यक्त की जा रही है वो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए जिस तरीके से WHO सक्रिय हुआ है, पूरी दुनिया के देश सक्रिय हुए हैं, और साथ ही साथ चीन के इस वैश्विक महामारी से जिससे वो बुरी तरह परेशान है, उसको खत्म करने के लिए सहयोग देना चाहते हैं। उस सहयोग लेने की बजाय चीन पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है। ये इस महामारी के दौर में सामान्य बात नहीं कही जा सकती। हमारे साथ वरिष्ठ और जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर ललन प्रसाद इस समय जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे पर हम उनसे विस्तृत बात करना चाहते हैं कि क्या वो आर्थिक पक्ष है जिसकी वो नजीर देना चाह रहा था और पूरी दुनिया में अमेरिका के सामने अमेरिकी आर्थिक ताकत को चुनौती देते हुए नंबर 1 इकोनॉमिक कंट्री या ग्रोथ इकोनॉमिक कंट्री के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहा था, उसको एक बड़ा झटका लगा है, इसलिए वो इतनी नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन में व्यक्त कर रहा है। सवाल कुछ और भी हैं, हम उनसे जानेंगे। प्रोफेसर ललन प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, ये सवाल अहम है कि एक ऐसे दौर में जब चीन इतने बड़े दावे कर रहा था, हम पहले वेरिएंट से लेकर के और पहले लहर से लेकर के अब तक की बात कर रहे हैं, चीन ने हमेशा खबरें छिपाई हैं अपने होने वाली समस्या और वहां लोगों की समस्याओं को, आम जनता की परेशानियों को छिपा करके जिस तरीके से रखा। और इस बार जो लहर
जो चीनी वेरिएंट वहां के 26 राज्यों को पूरी तरह से प्रभावित करके रखी है और 10 लाख से अधिक लोग बुरी तरह से संक्रमित बताए जा रहे हैं। यह एक आधिकारिक डाटा हम आपको दे रहे हैं, हालांकि संख्या बताई तो यह जा रही कि करोड़ों में पहुंच गई है। सवाल यह है कि चीन इन समस्याओं से निपट रहा है, उनके राष्ट्रपति ने भी इस सब बातों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अगर कुछ देश इस पर एहतियात के तौर पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो इसमें नाराजगी जैसी बात क्यों और कैसे, और क्या इसे स्वीकार किया जाना चाहिए? हाँ दिवाकर जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया जी। देखिए, चीन एक तानाशाही देश है और जो इसके राष्ट्रपति इस समय हैं उनको तीसरा टर्म फिर मिल गया है, तो अपनी ताकत दुनिया को जरा और तेजी के साथ दिखाना चाहते हैं जी। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था है। चीन ने सोचा था कि शायद अगले 2-4 साल के अंदर वो अमेरिका को मात देकर नंबर 1 आर्थिक शक्ति बन जाएगा और नंबर 1 विश्व की शक्ति बन जाएगा, लेकिन उसका सपना जरा चूर होता हुआ अब नजर आ रहा है। और मैं समझता हूँ कम से कम 2-3 डिकेड पीछे चीन जा चुका है अब तक जी। और इकानमी में बहुत बड़ी गिरावट हुई है, उनका जो विकास दर है वो 2-3% रह गया है और भारत के मुकाबले तो अब इस समय चीन किसी भी स्तर पर खड़ा नहीं रह रहा है, हालांकि वो इतना बड़ा क्लेम कर रहा है। और ये देखिए, सारी दुनिया इस समय चीन के खिलाफ है, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो एशिया के देश हो। बहुत सारे एशिया के देश भी चीन के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश ने क्वाड ज्वाइन किया है जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो चीन ने बांग्लादेश को कहा है कि ये मत ज्वाइन करो और अगर ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। तो बांग्लादेश ने भी हिम्मत दिखाई और बांग्लादेश ने यहाँ पे कह दिया ये हमारा अपना आंतरिक मामला है, फैसला हम करेंगे इसका, आप इसका फैसला करने वाले आप नहीं करते। बहरहाल हम आपसे और महत्वपूर्ण सवाल करेंगे सर, और महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं सबसे पहले कि वास्तव में चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से गीदड़ भभकी के तहत कहा क्या गया। ये आप देख सकते हैं, कोविड से बेहाल चीन ने दिखाया सख्त तेवर। बहुत बड़ी खबर है, इस खबर के मायने को समझना चाहिए। यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों से नाराज चीनी विदेश मंत्रालय, और इस नाराजगी के बाद प्रतिक्रिया दी है। भारत समेत कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये आप सबकी जानकारी के लिए ये महत्वपूर्ण बात। और इन प्रतिबंधों के खिलाफ नाराज चीन से आने वाले यात्रियों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, ये स्पष्ट तौर पर अमेरिका और भारत सहित तमाम देशों ने कह दिया है। चीन ने कई देशों के प्रतिबंधों के खिलाफ बहुत सख्त नाराजगी दिखाई है और सख्त तेवर भी दिखाए हैं। ये एक अहम बात कि इस मुश्किल के दौर में सहयोग लेने की बजाय वो ऐसी बातें कर रहा है। पलटवार की और धमकी में कहा प्रतिबंध बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, जो भी प्रतिबंध लगाएं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भी सख्त नियम लागू कर सकते हैं। ये चीन की धमकी है, इस धमकी के मायने समझिए। प्रोफेसर ललन प्रसाद से इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। कुछ देश चीन को टारगेट कर रहे हैं, ये चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है। और इसके साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रतिबंध के पीछे अवैज्ञानिक तथ्य हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूरी दुनिया को ये बता दिया कि उनकी सोच वैज्ञानिक ही नहीं है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली ने सख्त किए हैं नियम। हम आपको बता दें क्योंकि कोविड को लेकर के ये पूरी तरीके से सजग हैं और इन देशों ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। बहुत अहम सवाल कि चीन ने पूरी दुनिया की सोच को अवैज्ञानिक करार दिया और वो कहा कि सख्त नियम हम भी लागू कर सकते हैं। प्रोफेसर ललन प्रसाद, सवाल यही है और व्यक्तिगत तौर पर मैं और एवी स्टार न्यूज के माध्यम से हमारे जो भी दर्शक हैं वो समझना चाहेंगे, ये सख्त नियम चीन लगाने की जो धमकी दे रहा है उसके पीछे तो बड़ा आधार है, क्योंकि उसकी कोई ऐसी ताकत है जिस ताकत के बिना पर वो सबको इस तरह की धमकी दे रहा है और सीधे सीधे टारगेट पर भारत और अमेरिका है। देखिए जी, चीन जो धमकी दे रहा है ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि चीन एक तानाशाही देश है और वो अपने विचारधारा को या अपने विचार को सारी दुनिया पर थोपना चाहता है। जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी सब देश
ये उसके दबाव में आकर कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए, भारत में 57 ऐप्स चीनी मोबाइल कंपनियों के बंद कर दिए। ये WTO में चला गया और चिल्ला रहा है वहाँ की भारत ने जो किया है ये गलत है और ये सारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ है। तो भारत ने कहा ये हमारा आंतरिक मामला है, हम अपनी सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते। और जहाँ पर हम समझेंगे कि हमारी सुरक्षा को कोई खतरा है, क्योंकि चीन की मोबाइल कंपनियां ये डेटा चोरी कर देती हैं। इन्होंने मोबाइल ये बेचते थे, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगा रखे थे कि जो आपका डेटा है वो सारा चीन को चला रहा था। अब ये चीन पकड़ गया है और सारी दुनिया में जो इनकी जो सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है वो बैन हो रही है। अमेरिका में बैन हो गई, कई देशों ने बैन कर दिया, भारत ने भी बैन कर दिया है और बहुत से चीनी कंपनियों को अमेरिका ने बैन किया हुआ है। अब तो इसके खिलाफ चीन जा रहा है बार बार। तो चीन खाली ये कोरोना को लेकर नहीं बल्कि बाकी चीजों से ज्यादा परेशान है। और कोरोना को लेकर तो कोरोना तो ये चीन का दिया हुआ सौगात है सारी दुनिया को चीन ने तंग कर रखा है। इसकी वजह से करोड़ों लोग दुनिया भर में मर चुके हैं और इस समय चीन की तो करोड़ों की संख्या है जो लोग इससे संक्रमित हैं और चीन कोई सही डेटा बाहर नहीं दे रहा है कि कितने लोग उसके देश में इससे संक्रमित हैं और कितने लोग मर चुके हैं और कितने लोग डेली मर रहे हैं। अगर इसका सही डेटा दुनिया के सामने आ जाए तो चीन की कितनी मदद होगी आप ये देखिए। लेकिन चीन को इसकी परवाह नहीं है। चीन को ज्यादा परवाह जो इस बात की भी है कि चीन की इकानमी बहुत बुरी तरह से सफर होने जा रही है। क्योंकि देखिए प्रतिबंध लगे हैं तो इससे टूरिस्ट का आवागमन सब खत्म समाप्त कम हो जाएगा और चीन की जो बड़ी आमदनी है, जो लोग आते जाते थे, चीन के व्यापारी दुनिया भर में जाते आते हैं, जो चीन के जो तकनीकी लोग हैं और जो दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो कंपनियों को अमेरिकन गवर्नमेंट और यूरोपियन गवर्नमेंट बैन कर रही है और उनके आदमियों को आने के लिए मना कर रही है। क्योंकि ये लोग आएंगे तो बीमारी लेके आएंगे और वो देश में भी यही फैलाएंगे। पहले भी ऐसे ही तो हुआ है कि चीनियों ने ही सारी दुनिया में ये बीमारी फैलाई। शुरू में जिन जिन कंट्रीज में गए वहाँ बीमारी शुरू हो गई तो उसके बाद सारी दुनिया महामारी से परेशान है। नहीं, इस पक्ष को तो प्रोफेसर साहब तो इस दुनिया भर के देश पहले अपनी सुरक्षा देखेंगे या पहले चीन की सुरक्षा? चीन को इतना बड़ा ताकतवर देश नहीं है कि सारी दुनिया को धमकी दे और सारी दुनिया पर हमला कर दे, जो लोग उसके खिलाफ जाए उसको मार दे। क्या करेगा चीन? नहीं प्रोफेसर साहब, सवाल तो यही है। प्रोफेसर साहब सवाल सुनिए पहले, और सर यही महत्वपूर्ण तथ्य है। चीन जो कह रहा है, मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बताया और ग्राफिक्स के जरिए भी हमने उस बात को पढ़ा, वो ये कह रहा है कि हम भी सख्त नियम लागू कर सकते हैं। इसका मतलब अगर चीन ये बात कह रहा है, पूरे सवाल सुनिए सर, और इसमें वो आर्थिक तथ्य, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। हाँ दिवाकर जी, बात यह है कि चीन का माल सारी दुनिया में बिकता है हाँ, और दाम पर डंपिंग करता है। अब दुनिया ने देख लिया कि बहुत खराब क्वालिटी का माल और डंप करके और लोगों की इंडस्ट्रीज सारी दुनिया में और इंडस्ट्रीज को बंद कर रहा है चीन। और चीन ने जो गलत व्यापारिक नीतियां लगाई हुई हैं और निवेश पर जो चीन ने अपने यहाँ चीन दूसरे देशों में निवेश कैसे कर रहा है, कहीं एयरपोर्ट बना रहा है और कहीं वो बंदरगाहों को डेवलप कर रहा है जी, उसी जमीन उस देश की हड़प कर रहा है, उनको तंग कर रहा है। जो कर्ज एक बार दे दिया दिनों बाद उसको मांगना शुरू करता है। अब वो गरीब देश बेचारे दे उसे जमीन लिखवा रहा। श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ और कई कंट्रीज में ऐसे हुआ। नहीं सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा सर, क्योंकि ये बात बहुत समझने की जरूरत है। आपने नेपाल का जिक्र किया, अभी आप पिछले 48 या 72 घंटों में अगर आप खबरें देखे हों सर, हर ख्याल आपको पता भी होगा, तो ये जो सरकार आई है प्रचंडा की, उन्होंने नेपाल के में जारी चीन के सारे काम और उनके जितने भी योजनाएं हैं उनको हरी झंडी दे दी है, उनको हरी झंडी दे दी है। तो नेपाल जैसे देशों की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं सर, हम तो चर्चा ये कि न्यूज आई है सब जगह कि चीन ने नेपाली सरहद में गांव बना लिए हैं। सर नेपाल सरकार को देखना है, या तो अपनी जमीन चीन को दे वो और देगा। अगर नेपाल सरकार की जो नई सरकार आई है, ये देख रहे हैं हर आदमी महसूस कर रहा है कि ये जो चीन के ऊपर नेपाल को गिरवी रख देंगे,
अगर इस तरह की स्थिति रहेगी, वही स्थिति उनकी होगी जो लंका की हुई है। तो उसके लिए हम लोग या दुनिया के और देश क्या करें? जानबूझ के अगर आप अपने आप को कुएं में कूदने की कोशिश करते हैं तो उसका फल भोगेंगे। सर एक जो सवाल है, एक जो सवाल है सर, चीन के खिलाफ बोल रहे हैं, एक जो सवाल है जो अहम है सर, वो उठ रहा है मनोमस्तिष्क में, और वो ये है, आपने डंपिंग का जिक्र किया। मैं आपको बता सकता हूं कि यूरोप और अमेरिका, कनाडा, यहां पर चीनी सामान से बाजार पटे हुए हैं, और इतनी बड़ी जरूरत जो वहां के रोजमर्रा की है लोगों की, वो चीनी सामानों से होती है। क्या इन्हीं प्रतिबंधों को बहुत प्रभावी करने की बात कर रहा है क्या? और वो ये जानता है कि उसकी मोनोपोली अभी वहां पर बनी हुई है? देखिए दिवाकर जी, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ। मैं दुनिया में यूरोप के बहुत से देशों में गया हूँ, अमेरिका में गया हूँ, और आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि उनकी जो माल से बड़े बड़े बाजार हैं चीनी सामानों से डंप हुए, लेकिन उसका परिणाम उन देशों में क्या हुआ ये आपने देखा है? उनकी जो इंडस्ट्री जो ये चीजें बनाती थी सब बंद हो गई है, और उसी वजह से सारे यूरोप की और अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है चीन के डंपिंग की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये कम दाम पर माल वहाँ भेज देते हैं, और जो वहाँ इंडस्ट्री जी चीजें प्रोड्यूस करती हैं वो बंद कर देती हैं। आपने कुछ दिन पहले भारत में नहीं देखा, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी चीन से आने लग गई थी। वो तो हमारी नई सरकार ये सब चीजें बैन की है, नहीं तो पिछली सरकार ने तो इनको खुद ही छूट दे दी थी, और तमाम गंद चीन का हिंदुस्तान में भरता जा रहा था। अब जाकर हमारे यहाँ चेतना आई है कि हमने अपना मेक इन इंडिया शुरू किया है और अपनी चीजें खुद बनाने लगे हैं। और हालांकि अभी भी हम चीन के दबाव में इस लिहाज से हैं कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो चीन के फेवर में है, और बहुत बड़ा गैप है। बस सर यही सवाल है, हम जी यही सवाल अहम है, और इस पे जो राजनीति भी हुई और संसद तक में चर्चा हुई। सर हम लोग इन मुद्दों पर बात करें जो पूरी तरीके से आर्थिक तथ्यों से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात कही थी, हालांकि वो राजनीतिकरण उसका कर दिया गया, और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। चीन से जब भी हमारा तवांग के मुद्दे पर या गलवान के मुद्दे पर सारी बातें हुई, और चीन अब हमारा प्रतिद्वंदी पड़ोसी नहीं है, वो दुश्मन देश की तरह व्यवहार कर रहा है, ये जनमानस सहित सरकार भी समझ रही। इसलिए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, अपनी सड़क और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, ताकि कोई भी हिमाकत करे तो उसका जवाब दें। सवाल यह है कि ट्रेड उनके पक्ष में है, व्यापार उनके पक्ष में है, तो क्या ऐसी स्थिति नहीं है कि हम और ज्यादा रोक लगाएं, या दुनिया के ऐसे देश जो आप रोक की बात कर रहे हैं वो रोक लगाएं? और ये चीन समझ रहा है कि वो रोक लगाने की स्थिति में नहीं, आज भी उसकी मोनोपोली है, और इसीलिए कह रहा है कि वो सख्त नियम लागू कर सकता है। यही तो सवाल है। नहीं देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा एज ए इकोनॉमिस्ट कि ये एक भ्रम है लोगों के अंदर। चीन के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। जी जो माल हम चीन से लेते हैं वो माल और लोगों से भी हम ले सकते हैं, हो सकता है बहुत महंगा ले सकते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम चीन के ऊपर निर्भर न रहें, और धीरे धीरे हमें चीन से अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी। और सरकार इस बार इस मामले में बहुत सजग है। देखिए अब मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, आज दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर आ गया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। इतनी बड़ी तादाद में मोबाइल दुनिया में माल सप्लाई कर रहा है, पूरे देश में तो सप्लाई कर ही रहा है, बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया के, और बहुत सारे देशों में कर रहा है। ये एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति से कम मत समझिए आप। जो चीज चीन सारी दुनिया को दे रहा था भारत दे रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें आगामी कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि भारत अपनी ताकत जब बढ़ा देगा तो फिर वो चीन से डरने की बात नहीं रहेगी। तो अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं है जिसको चीन गिदड़ भटकी दे दे और भारत पीछे हट जाए। उसको पीछे सरकारों ने 24,000 किलोमीटर जमीन दे दी, क्या कर दिया। अब एक जमीन चीज तो नहीं मिलेगी भारत में, वो स्थिति बदल गई है। चीन इसको जानता है। और देखिए जो तानाशाह होते हैं, जब उनके ऊपर चारों ओर से मार पड़ती है तो फिर यही सब हथकंडे लगाते हैं जो ये इस समय चीन का राष्ट्रपति कर रहा है। उनका इसकी गुंडागर्दी है, ये बहुत दिन चलेगी नहीं, आप देखिएगा, क्योंकि दुनिया का कोई एक दो देश इसके खिलाफ नहीं है, सैकड़ों देश, मतलब 50 देश इसके खिलाफ हो रहे हैं। और उसका असर इसकी इकोनॉमी पर भी पड़ेगा और इसकी जो पॉलिटिकल पावर है उसके ऊपर भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जो धीरे धीरे प्रोसेस
अब ये प्रोसेस या तो वहाँ गवर्नमेंट बदलेगी और डेमोक्रेसी आएगी, और नहीं तो अगर इस तानाशाह रहेगा तो ये फिर वही उसकी हालत होगी जो और तानाशाहों की हुई है। क्या आपको लगता है कि देश को भी डूबेगा। सर, क्या आपको लगता है कि चाइना में रिसेशन की स्थिति आ सकती है? क्योंकि रिसेशन की स्थिति पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब आएगी नहीं। देखिए, जब 3% 4% जब उनका रह गया ग्रोथ रेट, तो कहाँ 10% 12% पे बड़ा चल रहे थे पहले, और कहाँ 3% पे 4% पर आ गए, तो फिर तो रिसेशन तो आ ही गया। और फिर मंदी की स्थिति सारी दुनिया में इस समय है। चीन को का एक्सेप्शन थोड़ा ही हो सकता है। चीन को बल्कि और धक्का लगेगा, क्योंकि सारे देश धीरे धीरे चीन के खिलाफ हो रहे हैं सर। और उससे आयात कम करना शुरू कर देंगे और उससे व्यापार भी कम करना शुरू कर देंगे। देखिए, चीन दूसरे देशों में निर्यात सिर्फ अपने जो निवेश करता है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है। अपने प्रोडक्ट बनाता है, अपने आदमियों को भेजता है, उन्हीं को नौकरी देता है, अपनी टेक्नोलॉजी देता है बनवाकर, और जो उनको सौंपता है देशों को, तो अगर वो बेचारे अगर पैसा नहीं दे पाते तो उनकी जमीन हड़प लेता है। तीसरी दुनिया के वो देश, आपने वो पढ़ा होगा जो शेक्सपियर का एक बहुत मशहूर ड्रामा था, जिसमें साइलार्क था जो ऋण कर्ज देता था और किस तरह से लोगों को तंग करता था। तो चीन की वही स्थिति अब है। चीन ने लोगों को कर्ज, दूसरे देशों को जो कर्ज दिया है, तो उन सब देशों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। तीसरी दुनिया के वो देश। सर, समय कम है, इसलिए सवाल हम छोटे करेंगे और जवाब भी छोटा होगा, तो ज्यादा बातें सामने आएंगी। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि तीसरी दुनिया के वो देश, आपने नेपाल का जिक्र किया, मैं और आगे उदाहरण दे देता हूं, पाकिस्तान, जहां पर वो सभी जगह वो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के माध्यम से सारी अपनी गतिविधियां चलाता है, और इसमें नेपाल है, उसकी जद में सीधे सीधे पाकिस्तान है, श्रीलंका बहुत बुरी तरह से फंसा था, बांग्लादेश का आप जिक्र कर रहे हैं, अफ्रीकी कंटिनेंट के वो तमाम देश जहां पर वो कहीं पर बंदरगाह को डेवलप कर रहा है या वहां पर निवेश कर रहा है, इवन यूरोप के भी कुछ देशों में। और अब तो सबसे बड़ी बात है कि बदली हुई परिस्थितियों में रूस भी चीन को एक सहयोगी बनाना चाहता है। क्या चीन ये जो धमकी दे रहा है, ये रूस से कोई बड़ा सहयोग लेने की कोई उसकी कवायद है, अगर डिप्लोमेटिक तरीके से देखा जाए तो? नहीं, देखिए, इस वक्त जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूस जितने अधिक से अधिक देश उसके साथ आ सके उसके लिए रूस कोशिश कर रहा है। चीन उसका पड़ोसी है और चीन ताकतवर देश है। चीन से रूस की मैत्री भी रही है, क्योंकि पहले ये लोग एक ही विभाग में थे, कम्युनिज्म यहाँ उनके यहाँ भी था, इनके यहाँ भी था। लेकिन एक बात मैं आपसे बताऊं कि रूस चीन को अच्छी तरह समझता है, और पुतिन वो ऐसे राजनेताओं में नहीं है जो अपने आप को चीन के ऊपर कोई निर्भर करने वाली बात उनकी है, या चीन जो कहेगा वो पुतिन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं। क्योंकि पुतिन होशियार है, और पुतिन ने दुनिया के और देशों से जो संबंध अपने बनाए, जैसे भारत से ही देखिए, अब युद्ध में भारत तटस्थ हो गया। हालांकि अगर देखा जाए मॉरल दृष्टि से तो किसी देश पर दूसरे देश का हमला ठीक तो नहीं है, लेकिन अब ठीक है, ये राजनीतिक स्वार्थ है, देशों के अपने अपने हित होते हैं, उसके हिसाब से रूस हमारा बहुत पुराना मित्र है, और हर तरह से रूस ने हमें राजनीतिक और आर्थिक हर तरह से हमेशा मदद की है। तो जाहिर है भारत रूस के साथ रहेगा। तो ये सोचना कि रूस चीन के साथ हो जाएगा या चीन को बहुत तवज्जो देगा और चीन को बहुत आगे बढ़ाने को, मैं नहीं समझता, क्योंकि चीन से रूस भी डरता है एक तरह से। उसका एकदम पड़ोसी है चीन, और जो पड़ोसी देश होते हैं, आप देख लीजिए हमारी क्या स्थिति है। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश, नेपाल, तो चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, शायद आपने सुना होगा। चाणक्य ने एक मंडल का कंसेप्ट दिया था। तो मंडल के कंसेप्ट में उन्होंने कहा था कि ये जो सबसे खतरनाक देश होते हैं वो अपने पड़ोसी होते हैं। तो अब आप अपने आप देख लीजिए हमारे देश के साथ पाकिस्तान क्या कर रहा है, या बांग्लादेश भी अगर मौका मिले तो क्या कर सकता है, बाकी भी लोग कैसे हैं। अब नेपाल ही है, इतने दिन तक भारत का दोस्त था,
और वो चीन ने उसको लॉलीपॉप दे दिया, वो बिगड़ गया, उधर चला गया। उसका परिणाम भोगेगा। श्रीलंका परिणाम ऑलरेडी भोग रहा है और अब श्रीलंका फिर धीरे धीरे भारत के साथ आने के लिए तैयार है। तो ये स्थिति जो बनी हुई है रूस और चीन के बीच में, मैं नहीं समझता कि कोई ये दाग काटी रोटी है चीन और रूस में। सर इसके रूस उतना ही होशियार है जितना चीन, और ये मैं समझता हूँ ये भ्रम है कि रूस चाहता है कि चीन हमारी मदद करे। चीन क्या रूस की मदद करेगा? रूस खुद इतना ताकतवर देश है और आवश्यकता पड़े तो मेरा ख्याल है वो कितने छोटे छोटे राष्ट्रों के साथ कुछ भी कर सकता है। प्रोफेसर ललन प्रसाद, सवाल ये है, आपने अपनी बातें रखी कि ऐसा नहीं है, ये अच्छा है, ये बातें सही हैं, लेकिन आपने श्रीलंका का जिक्र किया। मैं बिल्कुल ताज़ा खबर आपको दे रहा हूं कि हम्बनटोटा बंदरगाह जिसका वो विकास कर रहा है और जिस बहाने वो अपने माल को वहां पर डंप करने की पूरी कवायद कर रहा था, अभी भी माना कि श्रीलंका भारत का साथ लेना चाहता है, बदली हुई परिस्थितियां हैं, बट बंदरगाह का विकास करना और उस पर जो उसकी आर्थिक नीति, आर्थिक सोच है, वो उसको प्रभावी तौर पर अभी भी आगे बढ़ा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। देखिए, लंका को भारत ने इतनी बड़ी त्रासदी लंका में हो गई, भारत की मदद से लंका उठा है दोबारा। वो लोग मरते वहां पर और किस तरह से भारत ने उनको मदद किया। हालांकि लंका भारत के खिलाफ रहा है और चीन की तरफ रहा है, लेकिन उठा वो भारत की मदद से ही है। अब श्रीलंका फिर दोबारा वही करेगा तो परेशान तो होगा ही वो। बार बार सर आप इसका जिक्र कर रहे हैं। बीआरटी वाली बात मैं आपसे बताऊं, बेल्ट एंड रोड वाली जो उनका कंसेप्ट है, जी, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। इतने वर्षों से चल रहा है, पाकिस्तान में भी नहीं बना पाए पूरा अभी। किसी भी देश में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए अपने इस बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में, और सारे कंट्री विरोध कर रहे हैं इसका। ये तो ठीक है सर खबर तो ये भी है ना, प्रचंड की नई सरकार आई, पाकिस्तान की हालत जो खस्ता हुई उसके पीछे भी जो चीनी है। लेकिन वो अभी बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है वो रुका तो नहीं है, वो तो अनवरत जारी है। नहीं, उसकी जगह आपने देखिए उसमें बाधा पड़ी हुई, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। ये जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के और जो देश है उन्होंने मना कर दिया है। नेपाल के साथ क्या हो रहा है? ने मना कर दिया है। सब जगह उनके खिलाफ इंजीनियर्स को मार रहे हैं, उनके आदमियों को मार रहे हैं, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने दे रहे हैं। चीन खबर देता है कहाँ दे रहा है? अभी तक प्रोजेक्ट उनका पूरा नहीं हुआ, कितने साल हो गए। तो ये इतना स्मूथ रनिंग प्रोजेक्ट नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो महामारी आई हुई है, उस महामारी की स्थिति में जो अप्रैल तक पीक वो होगा, जिसको बर्बादी कह सकते हैं, तबाही, या वहां की परेशानी का जो सबब इंतहा जिसको कह सकते हैं, वो पार कर जाएगा, वो अप्रैल होगा। और अगर इस वार्षिक तौर पर देखें तो जो उनकी इकोनॉमी है, क्या कितना स्लो डाउन हो सकती है और इस स्थिति में? देखिए, इकोनॉमी तो उनकी स्लो डाउन होगी ही होगी। जब मैन पावर ही आपका समाप्त हो रहा है, अब वहां पर वर्कर्स उनको नहीं मिल रहे हैं फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। फैक्ट्री सारी बंद हो पड़ी है। आपने देखा एक बड़ी फैक्ट्री में आग लग गया, कितने वर्कर्स उनसे मर गए, क्या क्या हुआ तमाशा। तो चीन में तो वर्कर्स से जबरदस्ती काम दिया जाता है, ये तो बात सारी दुनिया जानती है कि उनमें जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ पर कैंप लगाते हैं और उन देहातों से पकड़ के लेबर लाते हैं, उस कैंप में रखते हैं, उनसे बेगारी करवाते हैं, उनको तनख्वाह बहुत कम देते हैं और जो जबरदस्ती से काम कराते हैं। ये सारी बड़ी कंपनियां जानती हैं इस बात को, लेकिन वो इसके खिलाफ नेचरिया नहीं बोलती थी कि वो उनको लेबर सस्ता मिलता था। तो अब ऐसी स्थिति में जब बीमारी भी इतनी बड़ी आ गई, लोग मरने लगे और फैक्ट्री वगैरह से लोग भागने लगे, काम से भागने लगे, तो चीन की इकॉनमी तो और नीचे जाएगी। ये अप्रैल की बात आप करें, मैं समझता हूँ कम से कम 6 महीने रहेंगे जब चीन उठने को स्थिति में होगा अगर इस बीमारी से। बीमारी एक बहुत बुरी तरह से चीन के दूर दराज इलाकों तक अब फैल चुकी है। चीन दुनिया को बता नहीं रहा, धोखा दे रहा है, डेटा नहीं दे रहा कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग इलाज पे चल रहा है। जो टीवी में न्यूज आती है और जो बड़े बड़े चैनल दुनिया के बड़ी मुश्किल से ले आता है। आपको पता है कि चीन ने सारी मीडिया को बैन किया हुआ है, भारत में सारी मीडिया बैन है चीन में। बिल्कुल भारत की मीडिया के जल्दी वहां से कोई न्यूज नहीं ला सकती। जो जब बैन किया 57 ऐप्स को जो
मोबाइल कंपनियों से जो भारत से डेटा चुरा रहे थे, जी। तो वो WTO में चले गए और क्या क्या तमाशा किया। तो WTO ने भारत को कहा, भारत से कह दिया कि हमारा अपना मामला है सुरक्षा का, हम नहीं करेंगे, हम बैन नहीं उठाएंगे। तो इस चीन की इकोनॉमी के प्रति बहुत आशावान मैं नहीं हूँ। अब मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए बड़ा अच्छा समय है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और धीरे धीरे चीन के ऊपर जो हम आश्रित हैं बहुत सी चीजें मंगाने के लिए उसको बंद करें। क्योंकि यही होगा कि चीजें थोड़ी हमें और दुनिया के देशों में थोड़ी सी महंगी मिलेगी, लेकिन चीन ऐसी कोई चीज नहीं बनाता जो दुनिया में और जगह अवेलेबल ना हो। और पाकिस्तानी सरकारों ने गलती की है चीन से इस तरह से जो व्यापारिक रिश्ता बढ़ा के और कम दाम में और घटिया माल यहाँ से खरीद कर और उनको डंप करने दिया है। तो वो नीति जब धीरे ठीक हो रही है, हमारी सत्ता इस समय सजग है और मैं समझता हूँ कि थोड़ा और हमें सजग होकर इस चीज पर गौर करना पड़ेगा कि हम उनसे वही चीज मंगाएं जो बहुत जरूरी हो और धीरे धीरे चीन के से साथ आयात बंद कर दें। क्योंकि देखिए चीन के लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट रहा है और चीन की तरक्की में भारत की बहुत बड़ी देन अगर देखा जाए। लेकिन अब जो चीन दुश्मनी हमसे पाल गया और चीन खड़ा हो गया, जैसे आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि चीन एक चीन का हमारा पूरा दुश्मन हो चुका है। तो ठीक है, दुश्मन के साथ हमें वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे दुश्मन के साथ आना होता है। और मैं तो समझता हूँ कि हमें चाणक्य नीति इस समय अपनानी पड़ेगी चीन के साथ और उसके हिसाब से अपने आप को इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा कि फिर चीन की दोस्ती बंद हो। WTO के नियमों से भी तो हम बंधे हैं ना, पूरी दुनिया बंधी हुई है। एक तरफा तो व्यापारिक प्रतिबंध लगाए नहीं जा सकते सर। कोई भी देश एक तरफा नहीं लगा सकता। जब किसी देश की सुरक्षा खतरे में हो किसी चीज से, तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए? आपको क्या लगता है? अमेरिका ने भी लगाया, भारत ने भी लगाया है, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है, बहुत सारे देशों ने चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। आपको क्या लगता है कि ये जो महामारी का ये जो दौर चल रहा है, ये चीनी अर्थव्यवस्था को दशक पीछे ले जाएगी या चीन फिर से संभल जाएगा? चीन कम से कम 10 वर्ष पीछे जाएगा, आप ये देख लीजिएगा। तो ऐसे बन रही है, चीन शायद दुनिया से दुश्मनी ले रहा है। चीन को ये समझना चाहिए कि दूसरे देशों के साथ व्यापार की वजह से या दूसरे देशों के निवेश की वजह से ही चीन इतना आगे बढ़ा। अब अमेरिका और यूरोप के कितने बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में काम करती थी, तो जो अमेरिकन पैसा और यूरोपियन पैसा और देशों का पैसा लगा हुआ है चीन में, चीन तो उससे बड़ा है। अगर ये लोग हाथ खींचना शुरू करेंगे और जो शुरू करना कर दिया इन्होंने, बहुत सी चीनी कंपनियों को बैन कर दिया है अमेरिका ने। और जो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट चीन में जा रहा था वो कम होता जा रहा है धीरे। तो इसका असर तो चीन के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर चीन जैसे अब जो इस तरह की धमकी दे रहा है तो उससे और भी ये देश एनवायर्ड होंगे, वो चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन का देख लीजिए, बड़ा अच्छा संबंध था चीन से। अब ब्रिटेन के खिलाफ बोलने लग गया। जैसे अमेरिका ने बैन किए वैसे चीन ने ब्रिटेन भी बैन कर रहा है बहुत सी कंपनी को। तो ये चीन के खिलाफ बनेगी अगर चीन संभल नहीं गया और उसने दुनिया की जो इस वक्त नस्ल टटोलने में अगर उसने गलती की तो उसका परिणाम चीन के लिए खराब हो। भविष्य क्या देखते हैं आप? भविष्य क्या देखते हैं आप? फ्यूचर क्या है? तो देखिए, ये समझता हूँ कि भारत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और चीन को भारत पीछे ले जाएगा। ये समय हम लोग देखेंगे अगले 10-15 सालों में, या 2 दशक लग जाए, 10 दशक या 2 दशक लगेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि जिस तरह से भारत रहा है, और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है WTO और ये वर्ल्ड बैंक और सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट दुनिया के इकोनॉमिक्स के हैं, सबका ये कहना है। और हमारे अडानी जी ने जो बड़ा खुल कर कहा है, आपने पढ़ा होगा, 2050 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। तो इसमें कोई शक नहीं है, समय लगेगा, लेकिन भारत इस समय सही रास्ते पर है और इसका परिणाम अगले 5-7-8 सालों में हमें बहुत अच्छी तरह 2030 तक हमारी स्थिति दुनिया में काफी मजबूत हो जाएगी। और मेरा ख्याल है उस समय तक
हम चीन का मुकाबला बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर अपने विचार रखे, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वैश्विक गुरु बनने की राह पर जिस कदर हम आगे बढ़ रहे हैं और जितनी शिद्दत से हम प्रयास कर रहे हैं सरकार के साथ साथ 135 करोड़ की आवाम, 2030 तक आपका एक अनुमान है कि भारत चीन को पीछे छोड़ने की स्थिति में आ जाएगा। बहुत बड़ी बात है, और ये आशा और ये विश्वास हम सबको और ज्यादा मेहनत करने की ताकत देता है, और साथ ही साथ चीन की गीदड़ भभकियों को समझने की भी, और इसे समझते हुए पूरी दुनिया में लॉबिंग की सख्त दरकार है कि जिस तरीके से अपने माल से, सस्ते मालों से और घटिया, बिल्कुल घटिया किस्म के मालों से दुनिया के बाजारों को चीन पाट रहा है, और जब महत्वपूर्ण देशों से उसकी बात नहीं बनी तो अब छोटे देशों और तीसरी दुनिया के देशों के साथ वो अपने संबंध अपने हित के लिए जोड़ रहा है, लेकिन सामने उसके महामारी है, ऊपर से इस तरीके का ईगो, अहंकार, जिसमें वो सबको धमकी दे रहा है, तो वैश्विक समाज से अपने आप को दूर रह रहा है। जाहिर सी बात है कि ग्लोबल विलेज के जिस कॉन्सेप्ट में पूरी दुनिया रह रही है, उसमें चीन का ये तानाशाही रवैया उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये ऐसा मानना है वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर ललन प्रसाद का। और इसके साथ ही साथ भारत की संभावनाओं पर भी ढेर सारी बातें की, और इसके साथ ही साथ भारत किस तरीके से प्रयास करे कि जो निवेश चीन की तरफ हो रहा था या जो विदेशी कंपनियां चीन की तरफ थी वो भारत में निवेश करें, ऐसा माहौल भारत भी पूरी तरीके से बनाए, जिसकी राह में वो आगे बढ़ चुका है। और ऐसी स्थिति अगर बनी तो 2030 में चीन की इकोनॉमी को हम पूरी तरीके से टक्कर देने की स्थिति में हो जाएंगे। ये भरोसा और ये आशा हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की ताकत दे रहा है। फिलहाल इसी विश्वास के साथ, लेकिन हम ये चाहेंगे कि चीन के समाज के लोग भी, चीन में भी जो आबादी है वो भी इंसान है, और इंसानियत कहीं से भी मुश्किलों में ना आए, इसके लिए हम एक जनमत तो जरूर बनाएं, ताकि वहां की जिनपिंग की सरकार, जो माओ से तुंग के बाद सबसे ताकतवर सरकार मानी जा रही है, वो दुनिया का अदब करे, आदर करे, और एक समभाव के साथ आई हुई मुश्किल का सामना करने के लिए पूरी दुनिया से सहयोग ले, न कि उसे धमकी दे। कितना धमकी देगा चीन, और क्या इन धमकियों के विरोध में एक बड़ी वैश्विक लावित होगी तैयार? एबी स्टार न्यूज आपको इस खबर और इसका विश्लेषण जरूर समय समय पर बताता और दिखाता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।